A very warm welcome to our show called केतु विज्ञान। केतु विज्ञान इसलिए अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है क्योंकि इसमें बात हो रही है टेक्नोलॉजीज की। हम सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एजुकेशन की या हेल्थ की या पॉल्यूशन की एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक यानी कि संपूर्णता की। हम बात कर रहे हैं परमानंद की, हम बात कर रहे हैं एंजॉयमेंट की, हम बात कर रहे हैं लग्जरी की। और इसलिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजीज जिसे बनाने वाले हैं कुशनाकर भैया दिल्ली वाले। आज के इस प्रोग्राम में हम कुशनाकर भैया दिल्ली वाले से जुड़कर समझेंगे कि ज्ञान और विज्ञान में क्या है फर्क। मैं हूँ इस शो की होस्ट, आप सबके साथ हर रोज कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला से जुड़ती हूँ। फिलहाल मैं निश्चल सूर्य मंदिर से ये प्रसारण कर रही हूँ, जहाँ पर ताऊ अकूतनाथ का दरबार स्थापित है, श्री शिव स्थापित है, कृष्णेंद्र दरबार का प्रतीक स्थापित है। और निश्चल सूर्य मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लगा हुआ है युगल भगवान का दरबार, यानी कि कलयुग के युगल भगवान यहीं पर विराजमान है। अगर आप मन और बुद्धि को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनकी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मन और बुद्धि की, तो आपको युगल भगवान के दरबार के दर्शन और पूजा एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। खैर ये बात लंबी है, अगर इस बारे में बात करते हैं बेसिक सी चीज कि ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है। पुरातन काल से ही ये 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, जब विज्ञान का एडवांसमेंट शुरू हुआ, साइंस की उत्पत्ति शुरू हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में। तब एक डिस्टर्बेंस शुरू हुई कि ये अध्यात्म के अगेंस्ट है, क्योंकि जब हम बाइबल को रेफरेंस लें तो बाइबल में बताया गया है कि ये पृथ्वी चपटी है। सेम इस्लाम में भी ये कहा गया है कुरान में कि ये पृथ्वी चपटी है। लेकिन साइंस ने ये प्रतिपादित किया, ये प्रूव किया, ये गैलीलियो ने ये कहा कि ये पृथ्वी तो गोल है। और इस बात पर नेचुरली बहुत बवाल मचा, लोगों ने इसको बहुत, इसके अगेंस्ट बात हुई और अल्टीमेटली गैलीलियो को, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि विज्ञान कुछ और कह रहा है और ज्ञान कुछ और, अध्यात्म कुछ और कह रहा है और विज्ञान कुछ और धीरे धीरे एक कंसेप्ट सोसाइटी में ये डेवलप हुआ कि साइंस एंड रिलीजन कांट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, यानी कि विज्ञान और धर्म का कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसके बाद आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, जब एक पूरा विश्व गांव की तरह सिमटता चला जा रहा है, इस एरा में इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत से हैं जो कहते हैं कि साइंस और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं या चलते ही हैं। लेकिन अभी भी इस तरह के कंफ्यूजन्स बने हुए हैं कि अगर हम अपने बच्चे को सपोज अध्यात्म की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं तो वी शुड टेक हिम टू सम काइंड ऑफ गुरुकुल। हम उसको किसी गुरुकुल में एडमिशन कराएं, वैदिक संस्कृति में उसको पढ़ाएं या मदरसों में उसको एडमिशन कराएं। लेकिन अगर हम मॉडर्न जमाने के साथ चलाना चाहते हैं, देन देयर आर कॉन्वेंट्स और देयर आर गुड पब्लिक स्कूल्स। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन है, इस तरह का जो कंफ्यूजन है, इस तरह का जो कंफ्यूजन है कि साइंस और रिलीजन ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, ये कहना है कुशनाकर भैया दिल्ली वाले का, जो हमारे साथ बहुत जल्द अब जुड़ने वाले हैं। आज इसी सब्जेक्ट पर उनसे हम क्लैरिटी लेंगे कि क्या। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आपका नाम? चरण वंदन। अश्विनी जी, एक सीधा सा सवाल, अगर कोई सज्जन, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल उसकी पावर्स हो, वो अपने जीवन को यूं ही वेस्ट ना करे ह्यूमन बर्थ को, तो वो उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाएं या मदरसे में पढ़ाएं या जो भी उनकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आज के सभ्य समाज में हमारा बच्चा ग्रो करे, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको अच्छे स्कूल में, किसी बड़े पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि माना यह जाता है कि रिलीजन और साइंस कांट गो हैंड इन हैंड,
या तो अध्यात्म है या विज्ञान है। बीच में एक और शब्द आ जाता है ज्ञान। तो अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान, इन तीनों में क्या कोई ऐसा इंटीग्रेशन पॉइंट नहीं है कि बैलेंस बनाया जा सके? क्या लगता है? एक्चुअली देखा जाए तो तीनों के तीनों सिस्टम एक साथ ही चलते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि विज्ञान चले और ज्ञान ना चले। ऐसा हो, ज्ञान के बिना तो विज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ज्ञान है तो विज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, ये तो कहा ही गया है। प्रॉब्लम ये है कि अज्ञान क्या है। समस्या यहां से शुरू होती है कि अज्ञान क्या है। तो नेचुरल सी बात है, अगर ज्ञान और विज्ञान पे हम उलझे रहेंगे तो अज्ञान इतना बड़ा समुद्र है। अगर हम कंपैरिजन देखें तीनों का, तो विज्ञान को अगर हम एक बाल्टी कहें, एक बाल्टी भरा हुआ ज्ञान, और उसमें से एक, क्या कहूं मैं, चम्मच कहूं, चम्मच भी शायद बड़ा होगा, एक बूंद निकाल लो, एक बाल्टी में से एक बूंद निकाल लो तो वो विज्ञान हुई। जस्ट ए ड्रॉप, एक 5 ml का ड्रॉपर, 5 ml भी ज्यादा है, 1 ml का ड्रॉपर अगर भर लो तो उसमें तो सारा विज्ञान पूरा हो जाएगा। तो ज्ञान, विज्ञान के रिस्पेक्ट में ज्ञान कितना बड़ा है, यानी ज्ञान को प्राप्त करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और फिर अज्ञान, अज्ञान को रेफरेंस को अगर समझे इस एंगल से, इसी एंगल से कि एक ड्रॉप ऑफ 1 मिलीलीटर, 1 ml ड्रॉप, 1 bucket of drop of about 15-16 liters, and 1 ocean, या all the oceans put together, entire water on planet Earth, entire water on planet Earth can represent Agyan, out of which 1 bucket you have taken it as Gyan, out of that 1 drop you have taken as अज्ञान। जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरी समझ है, अज्ञान का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, जहां जानकारी नहीं है। जैसे आप मुझसे सपोज किसी थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ पूछने लगे तो मैं कहूंगी मैं इस मामले में अज्ञानी हूँ, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो नॉलेज। तो अज्ञान तो लैक ऑफ नॉलेज। फिर एक और प्रश्न, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? क्या ज्ञान ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है? क्या ज्ञान सिर्फ वेदों में है? क्या ज्ञान इज ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं 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 नहीं, ज्ञान, जैसे मैंने बताया कि 1 ड्रॉपलेट ऑफ 1 ml इज विज्ञान एंड 1 बकेट इज ज्ञान, एंड entire water present in the planet Earth, on the planet Earth, is Agyan. So what you have made a statement, just made a statement, is you have increased Agyan more and reduced Gyan. You understand what I'm saying? Gyan is the knowledge of entire human race put together. Vigyan is the knowledge which you have. And Agyan is that the knowledge which this entire human race is trying to work on. ज्ञान तो हो गई सारे यूनिवर्स की सारी नॉलेजेस पुट टुगेदर इन वन बॉक्स, इसको हमने कहते हैं। सॉरी, नॉट यूनिवर्स, डोंट मिसअंडरस्टैंड, नॉट यूनिवर्स, ओनली द प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन रेस ऑन प्लैनेट अर्थ इज ज्ञान। ओनली ह्यूमन रेस ऑन प्लैनेट अर्थ पुट टुगेदर इज ज्ञान। हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोजा कि धरती से सूरज की कितनी दूरी है या कितने ग्रह हैं, उनकी चाल क्या है, ये सारा हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे टेक्स्ट में लिखा है। तो ये ज्ञान था या क्या है? ये ज्ञान के अंदर विशेष ज्ञान,
जो ऋषि मुनि, ये देखो ना कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर ह्यूमन रेस इन द करंट सिचुएशन. So probably our earlier generation was having less number of people having more gyan, and we are, our entire human race is trying to dig that gyan which our rishi munis had. That is what I am trying to say. You understand what I said? That the earlier, whatever rishi munis had gyan as gyan, we are trying to dig that gyan, that what gyan they had. So current human race is, the earlier human race had maybe more, 2 buckets of gyan put together. I am talking about put together. One rishi is doing some research on something, other one is doing something, other one is doing something. There are 4 Ved out of, and each Ved might be having some hundreds of chapters. And then in one of the chapter, one of the topic, one has picked up and started working on it. क्या हम ये माने कि जो भी कुछ वेदों में लिखा है वो तो ज्ञान है, उसमें से हमने एक चैप्टर उठा लिया तो वो विज्ञान हो गया? नहीं, चैप्टर का भी एक टॉपिक का भी एक सेंटेंस. सी, अगर आप 4 वेदों को ज्ञान मानते हो तो आप ये समझो कि 4 वेदों का को एक बाल्टी हो गई और उसमें से एक, यानी जो एक 4 में से एक वेद में से एक टॉपिक और एक टॉपिक में से एक पैरा, दैट इज विज्ञान. ज्ञान इज एंटायर नॉलेज, जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है ह्यूमन रेस के पास. हाँ, टोटल ह्यूमन रेस के पास जो कुछ अवेलेबल है. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर आपको कि देयर इज ए system called pulmonary science, where we analyze pulse, that ECG. If you refer to ECG, it shows 3 types of variations. So the pulmonary science is, it can look for more variations in the pulse, and the entire knowledge of the entire human race put together in today is in today's world has reached about 350 variations in pulse. In one heartbeat they are able to, somebody is able to read 5, somebody is able to read 2, somebody is able to read 10, somebody is able to read 15, somebody is able to read 1, like this. So put together is about 350 documented. About, I am saying, maybe plus minus 1 to 10%. So 350, because this information I have given you is about 5-7 years back, and I don't know whether any addition has taken place or not, but doesn't matter. What I am trying to say is that total knowledge of entire human race put together is only 350, whereas Ravan, a very well-known character of Ramayana Kal, has knowledge of about 1.5 crore type of variations. Can you imagine? So that time Gyan was that wide. So today we are not even a 1 milli. If you compare these two, then we are not at even at a 1 milliliter drop of the bucket. But the Guru of Rama, अयोध्यापति राम जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, दशरथ के जो गुरु थे, उनको 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था, नब्ज का ज्ञान था, यानी 3.5
crore type of variations he was able to read. Then Rishi Durvasa, you must have heard of, Guru of Krishna, one of the gurus of Krishna. He had 10 crore variations in the pulse. One pulse having 10 crore variations possible. And then we talk of Nandi Shiv, जो दिखने में शंकर जी के वाहन दिखते हैं, जिसके ऊपर शंकर चला करते थे, नंदी, उनको 72 करोड़ टाइप ऑफ नाड़ी का ज्ञान था, यानी 72 करोड़ टाइप ऑफ वेरिएशंस ही न्यू, and that is the ultimate till known character is that 72 crore type of variations in one heartbeat possible, which Nandi used to read, was able to read. Now you compare that what I was trying to give as example of Gyan, Vigyan and Agyan. 72 crore type of variations he was able to read about heartbeat. But studying heartbeat is not the only Gyan. So balance is all a Gyan. बैलेंस इज ऑल अज्ञान मीन्स स्टडिंग हार्टबीट भी एक तरह का ज्ञान है, ऐसे ही स्टडिंग प्लैनेट्स भी एक तरह का ज्ञान है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ज्ञान या विज्ञान, जो भी आप अज्ञान. तो जो चीजें ऐसे ही 72 करोड़ टाइप ऑफ वेरिएशंस अगर हमें पल्स एक हार्टबीट में मिलती है, तो इसका मतलब हुआ कि हार्टबीट का एक एक्सपर्ट हो गया. चलो, एक एक्सपर्ट हो गया आंखों का, एक एक्सपर्ट हो गया नाक का, एक एक्सपर्ट हो गया टंग का, एक एक्सपर्ट हो गया एक दांत का. 32 दांत आर टीथ आर देयर, सो 32 एक्सपर्ट्स ऑफ ईच टीथ. कानों का एक्सपर्ट कोई हो गया, कान में भी सुनने का एक्सपर्ट कोई हो गया, किसी और चीज का कोई एक्सपर्ट हो गया. देयर में भी 10-20 पॉसिबिलिटीज. सो दिस वे यू हैव, सो द ज्ञान इज स्प्रेडेड, विज्ञान इज स्प्रेडेड. सो दैट इज, and that 72 crore type of variation was also a Vigyan. It was not Gyan. You understand what I have said? तो अश्विनी जी, ज्ञान क्या है? हाँ, अगर ये जो आपने कहा कि इतना पल्सेस के बारे में पता होना, नाड़ी के बारे में पता होना, ये भी विज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है, जैसे उस समय में शंकर थे, तो शंकर को जो ज्ञान था, जो नंदी शिव को ज्ञान था, और जो 84 लाख गण थे उनके, 84 लाख गण थे शंकर के, तो हर इंडिविजुअल को जो जो ज्ञान था वो पुट टुगेदर इज ज्ञान. तो हम ये माने कि जो भगवान जी के पास है वो ज्ञान है, जो हमारे पास है वो विज्ञान. हमारे पास तो विज्ञान भी नहीं है एक्चुअली पूरा. हमारे पास तो वो विज्ञान भी नहीं है पूरा. थोड़ा बहुत तो है ही ह्यूमन रेस के पास. अब आप देखिए, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ये टेलीकास्ट हो रहा है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड. वेरी प्रिलिमिनरी, वेरी प्रिलिमिनरी. व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, नॉट इवन प्रिलिमिनरी. सो मच ऑफ नॉइज इज देयर इन दी, we are not able to, we are till date, we are not able to manufacture a device which can make us talk anywhere on planet Earth clearly. So that is the kind of science we have today. And earlier they used to travel, they used to change their body shape anytime, whatever the desire is, whatever the need is, they are able to change their body shape itself. नंदी बैल के रूप में जब होते थे, जब वो शंकर को लेके जाना होता था कहीं पर उनको, ऐसी नहीं हो हर समय बैल के रूप में नहीं रहते थे.
हनुमान जी वो वानर रूप में तब रहते थे जब उनको बहुत दूर ट्रेवल करना होता था, और नॉर्मल केस में वो कुछ भी बन के रह सकते थे, कभी भी अपनी बॉडी को बदल लेते थे. इट वॉज दैट ज्ञान विच दे हैड. People like Rishi, Sandipni Guru, he used to travel every day from Ujjain to Lucknow to take bath in Gomti. And there were rishis who were going from Ganga Haridwar to take bath in Shipra in Ujjain or Narmada in Jabalpur. How they used to go, they used to take bath, they used to come back. It's not that they spent their entire life traveling one way. It was only 1 hour job. यानी कि उनके पास ज्ञान था, या ये विज्ञान था कि वो इस तरह से ट्रैवल करता था? विज्ञान सबके पास अपना अपना विज्ञान था. ये समझ में आता है मुझे कि एक चीज के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज, जिसे हम कोई टारगेट अचीव कर पाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा कर पाए, ये हो गया विज्ञान. करेक्ट. ज्ञान क्या है? उसके अलावा जो कुछ हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो हमें चाहिए था वो विज्ञान हो गया, और उसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है वो ज्ञान हो गया. इनसे लाइब्रेरी में सपोज जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, वहां इतनी सारी बुक्स थी, तो वो सब ज्ञान भंडार था. अब उसमें से जो मैंने पर्टिकुलरली अपने लिए उठाई है बुक, वो पढ़ा है, वो मेरे लिए विशेष ज्ञान. अब एक और प्रश्न, अज्ञान का मतलब क्या अंधकार ही है? अज्ञान का मतलब क्या यही है कि वी हैव नॉट अटेन्ड एनी नॉलेज? क्या यही बात है? अज्ञान का मतलब सिर्फ इतना ही? नहीं. अज्ञान का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कि वहां क्या. आज की तारीख में जैसे चंद्रमा पर यान भेजे जाते हैं, तो वो किस लिए भेजे जाते हैं? टू फाइंड आउट अज्ञान, कि अज्ञान में क्या क्या है. अगर ज्ञान होता तो हमें चंद्रमा में भेजने की जरूरत क्या थी? और फिर हम लोग अभी डेड डिवाइसेस भेज रहे हैं. सो इमेजिन कि इफ आई कैन ट्रेवल टू मून जस्ट लाइक दिस एंड कम बैक, दैट वाज पॉसिबल अर्लियर. Even today there are people who have achieved the stage of meditation to that high a level that they are able to travel without body to any planet. But the problem is that science says, unfortunately, that whatever is not observable does not exist, which is a myth, and they are trying to make those things exist about which we already have so much of knowledge. सीधा सा प्रश्न ये जो आज जिससे इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, कि बच्चे को अगर हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम गुरुकुल या इस तरह की शिक्षाओं में उसको डालते हैं, वैदिक संस्कृति में. बच्चा वेद का पाठन करे, गीता पढ़े. लेकिन अगर हम मॉडर्न दुनिया में चाहते हैं कि उसका एक पोजीशन हो, उसकी एक स्टेटस हो, तो हम उसको स्कूल में डालते हैं. क्या कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं है दोनों का? क्या ये है ना? बहुत इजी है. आप हर स्टूडेंट को ज्योतिष सिखाना शुरू कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है. सिर्फ ज्योतिष एक शब्द है, वो सिखाना शुरू कर दो. ज्योतिष की ब्रांचेस बहुत सारी है, तो विज्ञान जिसमें चाहे वो एक्सपर्ट हो जाए, पर सब्जेक्ट शुड बी ज्योतिष. एंड देन यू सी द फ्यूचर ऑफ ईच चाइल्ड विल बी परफेक्ट. ज्योतिष में इतना इंपॉर्टेंट क्या है? जितना मैं एस्ट्रोलॉजी को समझती हूँ कि कई विधाएं हैं किसी भी पर्सन को पढ़ने के लिए, उसकी डेस्टिनी को समझने के लिए. इसे नहीं, किसने कहा? तुमने तो इसका मतलब तुमने एस्ट्रोलॉजी कह करके ज्योतिष शब्द को ही खत्म कर दिया. एस्ट्रोलॉजी नहीं है ज्योतिष. ज्योतिष इज समथिंग, द नॉलेज विच इल्यूमिनेट्स योर ब्रेन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आज मुझे जो समस्या है उसका सॉल्यूशन मुझे आज चाहिए. ज्योतिष मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. ज्योतिष मीन्स troubleshooting the problem when it comes, not that you are
keep waiting for the problem to come and then start solving it. No, you should be capable enough to solve any problem which Jyotish only can give. ये कैसे होगा? आई मीन जो ज्योतिषी होते हैं जिनसे मैं मिली हूँ, वो खुद भी कई बार सारी प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उनके घरों में प्रॉब्लम होती है। तो देयर इज प्रैक्टिकली नो अवेलेबल। ये इसीलिए है क्योंकि ज्योतिष ज्ञान किसी ने पढ़ा ही नहीं, ज्योतिष किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ज्योतिष का मतलब क्या है। अश्विनी जी, जो चीज अवेलेबल ही नहीं है उसको कोई पढ़ेगा कैसे, पढ़ाएगा कौन? किसने कहा अवेलेबल नहीं है? ये किसने कहा अवेलेबल नहीं है? ये तो सारी की सारी ज्योतिष, तो सारा जो ज्ञान है सारा का सारा वो ज्योतिष का ही तो पार्ट है। उसमें से तुम एक ब्रांच पढ़ लेते हो, वो भी नहीं पढ़ रहे हो एक्चुअली। तो ज्योतिष अगर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग। अगर हम विज्ञान पढ़ेंगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ज्ञान क्या होता है, और अज्ञान तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। अभी तो हम लोग ज्ञान ही सर्च कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर के किताबें ही सर्च कर रहे हैं अभी तक तो, कि कौन कौन सी किताब है, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी किताब में क्या है। आज क्या निकल कर आ रहा है कि उसने एक किसी कोई अमेरिकन साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया, तो वो कहते हैं विमान शब्द की बात करते हैं, हवाई जहाज कहते हैं। अब के अगर भारत में हवाई जहाज नहीं होता तो विमान शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं होता। व्हाट डज इट मीन? कि हमारे यहाँ तो विमान नाम का शब्द जो है पता नहीं कब से एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ तो जीरो पता नहीं कब से एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग तो कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो दिया। अरे आर्यभट्ट तो मुश्किल से 2000 साल पुराना भी नहीं था, 3000 साल पुराना भी नहीं होगा। और जीरो तो हम लोग महाभारत के समय में 18 अक्षोहिणी, करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं कितने कितने लेवल तक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइंटिस्ट, जो करंट साइंटिस्ट हैं, दे वर डिगिंग इन ज्ञान, और कोई एक चीज को उन्होंने विज्ञान कह दिया अपना नाम लगाने के लिए। बट दोस थिंग्स वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एवरीथिंग इज कमिंग डाउन नाउ, इट इज गेटिंग ओपन। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ साइंस के नाम पर हम लोग सिर्फ वो ज्ञान जो अवेलेबल था उसको ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञान तो बहुत दूर की बात है जी। आपने कहा कि ज्योतिष सीखना शुरू कर दे, ट्रबल शूटिंग हर बच्चे को आनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सब्जेक्ट होना चाहिए ज्योतिष, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए ज्योतिष, और फिर उसको बता करके कि ज्योतिष का मतलब क्या है, ज्योतिष में क्या होता है, क्या क्या करते हैं। एक डायग्नोस्टिक सिस्टम होना चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, रेमेडी सिस्टम होना चाहिए, एक मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो कि सिस्टम एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अभी 4 पैरामीटर होते हैं। एक डायग्नोस करना है, फिर उस डायग्नोस करना है कि कितना डैमेज हुआ, फिर उस डैमेज को रिकवर करना है, और फिर वो डैमेज दोबारा ना उसको प्रिवेंट करना है। तो ज्योतिष का मतलब है ये 4 सिस्टम को समझना। जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपने शुक्राचार्य ज्योतिष के बारे में हमें बताया था कि इसकी 4 ब्रांचेस हैं। केतु विज्ञान, राहु विज्ञान, राहु विज्ञान से हम डायग्नोसिस करते हैं, केतु विज्ञान से हमें रेमेडी मिलती है, 5 सीड नेचुरोपैथी, कोई परेशानी आ चुकी है तो उसे ठीक करना, हेक्सा सीड एस्ट्रोथेरेपी महिलाओं के लिए, और साथ ही इसमें 5वीं ब्रांच है शायद एस्ट्रो ज़ोडिएक, जो शायद इसके लिए थंब का काम करती है शुक्राचार्य ज्योतिष के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बॉर्न विद, मैं क्या लेकर नहीं, वो नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट, इट इज मेजरमेंट। के मान लो डायग्नोस्टिक किया तुमने, एक प्रॉब्लम मिल गई तुम्हें, तो उस प्रॉब्लम में कितना डैमेज तुम्हें ऑलरेडी कर दिया है उसकी मेजरमेंट्स। ये तो डायग्नोसिस के लिए तो राहु विज्ञान यूज करते हैं। डायग्नोसिस के लिए ना, मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट एस्ट्रो ज़ोडिएक से होगी। मेजरमेंट एस्ट्रो ज़ोडिएक से होती है।
ऐशो हो रही है कि फिर मेजरमेंट कैसे होती है? शंख टेक्नोलॉजी। पर अब समस्या ये है कि जिन सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उन्हें ना पढ़ाने वाले हैं। अभी तक शायद इनके ऊपर हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। जब एग्जिस्टिंग 800 करोड़ लोगों में से शायद 8 लोग भी नहीं हैं जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्कूल्स में लागू हो जाएगा और हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी इसे पढ़ना शुरू कर देगी? तब ये तक तो के बहुत लिए इजी है। ये तो बहुत इजी है। कोरोना आया, कोरोना से जब तक आया नहीं था, जब तक तो पता ही नहीं था कि कोरोना होता क्या है। और फिर कोरोना आया तो उसको डायग्नोस करना शुरू किया और उसको समझना शुरू किया, फिर उसकी रेमेडी बन गई और उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही ये ज्ञान आ चुका है, ये बात अगर पता है तो आ चुका है, तो स्प्रेड तो हो ही जाएगी। कौन रोक सकता है? कोरोना आया तो उसका जो वैक्सीनेशन और रेमेडी और सारा डायग्नोस्टिक सिस्टम बना कि नहीं बना? तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती थी कि अगर ज्योतिष जो आप कह रहे हैं कि ये हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, तो जो वॉर जैसी कंडीशंस हमेशा ही पृथ्वी पर रही हैं, देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, श्री राम आए तो उन्होंने युद्ध किया, श्री कृष्ण आए तो उन्होंने युद्ध के वो काइंड ऑफ डायरेक्टर बने। जो युद्ध जैसी समस्याएं हैं, क्योंकि एक युद्ध हमारी फिजिकल फॉर्म में हम पर जितना असर डालता है उससे ज्यादा हमारी मनोवैज्ञानिक तौर पर हम पर असर करता है युद्ध, वॉर। हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, एप्रीहेंशन में रहते हैं, वी कलेक्ट फंड्स फॉर इट, सब कुछ। वॉर जैसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए, ना हो ऐसा कुछ, पृथ्वी पर रहे ना वॉर, क्या ये एक एजम्पशन है? क्या एक ये फिल्मी कहानी है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? It is possible, definitely. The moment you shift entire education to the word called Jyotish, everything will be finished. No war, no crime, no even criminal-free society will be available to you to enjoy life. I can rest assured, I can 100% guarantee that you just change all the subjects to Jyotish, one word, and it will make the entire human race one team. अश्विनी जी, मैंने ऐसे बहुत से ज्योतिषी देखे हैं जिनको खुद अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता होता। मेरे खुद की जानकारी में एक ज्योतिषी थे, उनका बेटा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटे की कुंडली देखी, कुंडली के अनुसार उनके बेटे का कहीं बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो जाना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो भगवान, हमारा बेटा तो आईआईटी में पढ़ेगा, देखना उसका एडमिशन हो जाएगा, इसके ग्रह बहुत मजबूत है, इसके ग्रह ये कह रहे हैं। साल 2 साल बीते, क्योंकि उस बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं था, तो उसका कोई बहुत अच्छी जगह एडमिशन नहीं हुआ और पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहे, और वो बच्चा खुद भी करियर की वजह से। क्योंकि आपका इंस्पिरेशन होता है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, आप देखो, तो यहाँ देखो, मैं यहाँ पर एक विद्या फेल हुई या वो ज्योतिषी फेल हुए या ये कंसल्ट करना ही गलत था ग्रहों से? समस्या बताता ना, द प्रॉब्लम है कि तुमने ज्योतिषी उसको कहा जो ज्योतिषी है ही नहीं, वो खाली एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष में बहुत फर्क है, तुम कंफ्यूज मत करो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर ज्योतिष वर्ड ओनली। आप एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में ज्योतिषी तो कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर को हम हिंदी में ज्योतिषी ही तो कहेंगे। नहीं, ज्योतिषी कोई होता ही नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी ए ज्योतिषी, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी ए ज्योतिषी, but which branch he has studied is a secondary option. So then if he has studied astrology, you call him astrologer. If he has studied palmistry, then call him palmist. You cannot call Jyotishi, the astrologer as Jyotishi. Jyotishi is a common word. Each person is a Jyotishi. That is what I am trying to say. That Jyotish is a subject. Which branch you have taken out of that subject, that you will be called that branch expert, not the Jyotishi.
Each person is Jyotishi. That's a common name. So don't confuse. Try to understand what I'm saying. When we are talking learning Jyotish, then we are trying to learn. There is a system called Asho chart. If you understand chart, Asho chart, then you will be able to understand what I'm trying to say in Jyotish. Why I am trying to say that learn the subject Jyotish. Jyotish में Asho chart की बात की जाती है. Asho chart has 5 branches. One is your learning efficiency. One is your performing efficiency. One is your physical efficiency. One is your mental efficiency. And one is your gender contradiction. ये तो सब आपने एशो ज़ोडिएक के पार्ट बताए, क्योंकि आपने कहा कि एशो ज़ोडिएक से हम मेजरमेंट करते हैं. हाँ, तो ये परफॉर्मेंस एफिशिएंसी या मेंटल एफिशिएंसी ये सब हमने मेजरमेंट कर लिया एक पर्सन का. मेजरमेंट कर लिया का क्या मतलब है भाई? मेजरमेंट कर लिया. जिसके पास एशो चार्ट है तो वो ज्योतिषी हो गया अपने लिए. जिसका भी एशो चार्ट जिसके पास है वो अपने लिए ज्योतिषी हो गया, अपने लिए. माइंड इट. ज्योतिष is degree of yours, that what you have learned, what you know, what is your capabilities, all about it. Jyotish is not astrology. Jyotish is not palmistry. Jyotish is not zodiac. Jyotish is not numerology. Jyotish is a word that what knowledge you have. Asho chart reflects your knowledge. You took the word name called spirituality or engineering, or you asked me to question, no, that क्या करना चाहिए. तो ज्योतिष is precisely all the things put together. Your physical ज्ञान, your mental ज्ञान and your spiritual ज्ञान. All things put together. And Asho chart is the one chart which reflects all these within you. तुम्हारी टोटल कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है एशो चार्ट. तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं. यस, तुम्हारी. और नॉट ओनली दिस, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में ये आ गया. नॉट ओनली दिस, यू विल कम टू नो दैट मैं क्या चीज कितनी जल्दी सीख सकता हूं. कोई मान लो नया प्रोजेक्ट आ गया और उसके लिए मुझे कुछ सीखना है, तो हाउ क्विक लर्नर आई एम. जो ये एशो चार्ट है इसको बनवाना पड़ता है किसी से, किसी एक्सपर्ट से, या हम खुद ही सीख के बना सकते हैं. जैसे कुंडली है, अगेन मैं एस्ट्रोलॉजी पर जा रही हूँ क्योंकि हमारे लिए ज्योतिष का मतलब हमेशा एस्ट्रोलॉजी रहा है. तो इसमें हम किसी के लिए कुंडली बनवाते हैं. किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी की का मैरिज होनी है, तो कोई एक्सपर्ट जो जानकार है वो इसकी कुंडली बनाएंगे. या ये कुंडली हम खुद भी बना सकते हैं अगर हमें ये पढ़ना आता है और ये बनाना आता है. तो विल दैट बी लाइक सेम कि मैं चाहूँ तो मैं अपना एशो चार्ट खुद बना सकती हूँ अगर मैंने वो लर्न कर ली वो विधा, या मुझे किसी एक्सपर्ट से ही एशो चार्ट बनवाना पड़ेगा? मैं खुद कभी नहीं बना सकती. नहीं बना सकते हो ना, क्यों नहीं बना सकते. एक इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, या सीख लो जाकर के, वहां पे तो बना सकते हो. तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है. दी केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज अवेलेबल. कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय is available. Asho recruiters are available. There are so many institutions are available already which are providing this facility. You can learn, you can get your chart made. I mean, everything is possible. जी. कोई पर्सन अगर एशो चार्ट बनाने की विधा सीखना चाहता है, कोई भी, तो अभी क्या कोई इंस्टीट्यूट या कोई जगह ऐसी है जहां वो एडमिशन ले सके, या कोई प्रोसेस है जिसको उसे फॉलो करना है? E Square Physio Virtual Institute. E Square Physio Virtual Institute is available where you can take this training how to prepare Asho chart. In fact, there are institutes available who are training you to understand your Asho chart, because Asho chart you have to understand also. You have to learn to understand your Asho chart. So learning to understand Asho chart institutes are available for that also.
क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे कि 10th पास है या 12th या ये इस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है या इतना परसेंटेज होना चाहिए, some minimum eligibility is required? See, for everything eligibility is there. What you want to know, what you want to learn, according to that eligibility is set. So if you have your ASHO chart, then I can tell you what is the eligibility. So if first thing is that you will have to have your ASHO chart. That will tell your eligibility also. एलिजिबिलिटी का यहाँ पे जो आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, वो चाहे 10th पास है या इवन 2nd क्लास तक ही हम तो स्कूल गए थे। नहीं, प्राइमरी एजुकेशन इज मस्ट, प्राइमरी एजुकेशन इज मस्ट। अप टू विच क्लास? 5th क्लास, क्लास 5। आवाज नहीं आ रही, आवाज। बहुत से कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस ग्लोब हैं, बड़े बड़े कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, जो हमारे फैमिली सिस्टम है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का बिलीफ सिस्टम है। इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, इसकी वजह से डायलेमाज भी रहते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा एक बच्चा है, वो अगर यूरोप में या यूएस में कहीं जॉब करने लगे तो उसको धीरे धीरे ये लगने लगता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने बेकार के झंझटों में डाल दिया। नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, लड़कियों की तरफ मत देखो, विच इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। इसका रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय समाज में इन चीजों को बड़ा सीरियसली लेते हैं। जी, ये जो कल्चरल डिफरेंसेस, जबकि देखा जाए तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जो हमारे लिए रूल्स हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, वो सबके लिए सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जो मेरे लिए हार्मफुल है वो सबके लिए हार्मफुल होगा, जो बाकियों के लिए हार्मफुल नहीं है वो मेरे लिए भी हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये देखो, ये तुम जो कल्चरल डिफरेंस कह रहे हो, कल्चर्स आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, दे आर नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमंस। तो जिस नो, द कल्चरल डिफरेंस is because of geographical conditions, because of atmosphere there, and they have to be different because atmosphere changes at every place. You cannot have same culture everywhere. It is bound to change because it is region dependent, it is place dependent. So do not try to compare the cultures. वो एक स्टेटमेंट आई थी, जैसा देश वैसा भेष। तो इट इज प्रिसाइजली बिकॉज दैट एरिया, you only that person can survive if he lives that way only. So culture is based on geography, not on human race. तो यानी कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कपड़े पहनने से लेकर जीवन जीने के, वो सारे के सारे उनके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग है। जो जहां रहता है उसका इकोसिस्टम वहां का वैसा है। करेक्ट, या दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब यहाँ पे एक बहुत सीधा सा प्रश्न जो शायद हमारे लिए जानना जरूरी है, धर्म क्या है? मानव धर्म क्या है? मनुष्यता का धर्म किसे कहते हैं? आप इसको रिलीजन कहेंगे या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। धर्म क्या है? कृष्ण ने ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया है धर्म क्या है। एकदम एब्सोल्युटली क्लियर वर्ड्स ही हैज सेड कि धर्म वो है कि तुम्हारी एक्टिविटी से, मेरी एक्टिविटी से किसी को कोई नुकसान ना हो, और मेरे सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे। ये इंश्योर करना मेरा काम है
कि उसकी एक्टिविटी से किसी को कोई नुकसान ना हो। कृष्ण ने वो धर्म है। ये मेरे सामने एक आदमी अपने किसी रिलेटिव को या किसी जानवर को मार रहा है, तो क्या मुझे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं तुम इसे नहीं मारोगे, और मैं तलवार निकाल कर या जो भी मेरे पास वेपन है वो लेकर खड़ी हो जाऊं? इज इट अ गुड आइडिया? अगर वो अपने बचाव के लिए मार रहा है तो यस, वो मार सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है तो वो नहीं करने देना है। यही समाज है कि समाज का मतलब ही यही है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचे, और मेरे को ये भी इंश्योर करना है कि कोई और इस समाज के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसीलिए कहा है कि वो प्रोजेक्ट में एक टीम है, मान लो 100 लोग हैं उसके अंदर, एक टीम के अंदर 100 में से 100 के 100 को इंश्योर करना पड़ेगा कि टीम का कोई एक मेंबर डैमेज ना करे, तभी तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। बस तो इतनी सी बात समझ ले अगर, तो टीम इज मेड टू फाइट नेचुरल कैलेमिटीज। So entire human race, one team. That is the concept given by Ketu Vigyan. Shukracharya Jyotish says कि entire human race should work as one team. जी, एक फैमिली में, एक प्रोजेक्ट में, एक सोसाइटी में हम देखते हैं कि कुछ लोग सिंसियर होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट। अभी भी हमें समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें हम साधु की संज्ञा देते हैं कि ये तो साधु समान है। ज्यादातर लोग किसी भी समाज या ग्रुप में आर नॉट वेरी मच एफिशिएंट, या दे आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, चाहे आप किसी परिवार में देखें या किसी समाज में। एंड दैट इज हाउ वी ऑल आर imbalanced. No. Everybody, the problem here is that everybody has certain characteristics. If you are trying to put a person who doesn't suit that characteristics for that project, and if you put him there or her there, it is bound to damage the project. So will you like to damage the project? The key is that whether the executor can afford to damage the project. If he can, then he can employ anyone. Employment for the project should be done on the basis of SO chart. Unless you start doing that, the damages and war and all these things will keep happening. The moment you shift to SO chart based employment, I can rest assure you the project will never fail. No project will fail. None. जी, यानी कि जो मैंने कहा कि एक टीम में कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, और कुछ लोग एक्चुअली लापरवाह होते हैं। नहीं, और ऐसा ये है ही आपको एक परिवार में नहीं मिलेगा। नहीं, देखो यही तो मैं कह रहा हूं कि तुमने क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो दिया वो बिना एसओ चार्ट के दिया है, बिना जाने दिया कि वो प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। उसी को जो इनएफिशिएंट है उसी को तुम दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दो, वहां पर वो एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन तुम्हारी गलत है। प्रोजेक्ट में हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन परिवार में एक किसी पेरेंट के, किसी कपल के 4 बच्चे हुए, उन चारों का एशो चार्ट उन पेरेंट्स ने डिफाइन नहीं किया। वो नेचुरल गिफ्टेड है। डिफाइन कोई नहीं करता है। सॉरी, अगेन यू आर गोइंग रॉन्ग। डिफाइन कोई नहीं करता। एशो चार्ट इज नॉट डिफाइंड बाय समबडी, इट इज रेड बाय समबडी। एक्सपर्ट्स आर एबल टू रीड द एशो चार्ट। पीपल कैन मेक द एशो चार्ट ऑफ द पर्सन। तो एशो चार्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ही देनी है, और एशो चार्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ही भेजना है इंटरव्यू के लिए बच्चों को। अगर तुम बिना एशो चार्ट बेस्ड किसी को भेजने की कोशिश करते हो और एम्प्लॉयर अगर बिना एशो चार्ट देखे एम्प्लॉय कर लेता है, तो
believe me that his organization is going to shut. He is heading towards a deathbed. He has already put his, why startups fail? Precise reason is that they are recruiting left and right without bothering about their ASHO chart. Prime reason of failure, and prime reason of failure of corporate, that their products are so expensive because they are recruiting not based on ASHO chart, so they have to recruit extra manpower which is sitting idle, and they are the people who kill the project. खाली दिमाग शैतान का चरखा कहलाता है, और किसी को तुम नौकरी दे देते हो और खाली बिठा देते हो तो वो क्या करेगा? That person will try to damage the projects, and corporate is hiring those people because corporate doesn't know that ASHO chart based employment is the only key to make sure that corporate succeeds. जी, यानी कि जो स्ट्रेस दुनिया में है, जो लगातार बढ़ रहा है, उसका कारण नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट ASHO चार्ट, ASHO चार्ट के बारे में पता नहीं है, इंफॉर्मेशन या उसको फॉलो नहीं किया है, और उसको जाने भी ना। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ASHO चार्ट की चलो जानकारी शायद कम लोगों को होगी, ज्यादा को नहीं होगी, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ASHO चार्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट करनी है तुम्हें, और जो एम्प्लॉय रख रहे हो वो खाली नहीं बिठाने हैं, जो जिस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है उसको वहीं भेजना है, अदरवाइज वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को डैमेज करेगा ही करेगा। ये वार जो होती है, वार क्यों हो रही है? सिंपल रीजन ऑफ वार इज दैट देयर आर पीपल सिटिंग आइडल एंड दे आर ट्राइंग टू डैमेज। जी, ये मेरा आज का शायद आखिरी प्रश्न होगा अश्विनी जी। ASHO चार्ट बनाने वाले कौन हैं? आई मीन ये जो पूरी इतनी बड़ा आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, 5 इसके पार्ट्स हैं, और इसके द्वारा हम किसी भी पर्सन के बारे में जान सकते हैं कि ये कौन से प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कितना कर पाएगा। मेजरमेंट सिस्टम भी है हमारे पास, डायग्नोसिस सिस्टम भी है, तो ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? मैंने बताया तो, ASHO रिक्रूटर्स है फॉर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के लिए ऐसे ही 5 सीट्स हेक्सा सीट है, ऐसे ही और मतलब हर चीज के लिए अवेलेबल है लोग। मैंने कृष्णांश तत्वालय बताया तुम्हें, कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय बताया, ASHO रिक्रूटर्स बताया, E-Square फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड बताया, E-Square फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट है, E-Square फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल, मतलब बहुत कुछ। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अवेलेबल है, बट देयर आर मैनी अवेलेबल, इट्स नॉट 1 or 2, यू कैन सर्च इंटरनेट टू फाइंड। यानी कि बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीम्स हैं जो इन चीजों पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। बहुत और का मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, पर कई हैं जी। और इनके बारे में हमें गूगल से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो द गेम इज कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस का बैलेंस बनाना चाहते हैं, साइंस और रिलीजन दोनों साथ साथ चलें हमारी लाइफ में या हमारे बच्चे की लाइफ में, तो हमें ASHO चार्ट बेस्ड डिसीजन ही लेने होंगे। एजुकेशन भी ज्योतिष की होनी चाहिए, स्कूल्स में या कॉलेजेस में या बच्चे की यंग एज में। ज्योतिष की एजुकेशन में ASHO चार्ट को पढ़ना ही सिखाया जाता है। अपने ASHO चार्ट को पढ़ना और उसको इंप्रूव करना। ASHO चार्ट से ASHO पावर कैलकुलेट हो जाती है, तो जितनी ASHO पावर जिसकी ज्यादा होगी उतना ही वो केपेबल ज्यादा होगा। जी, मीन्स जैसे हम बच्चे को कई तरह की IQ बढ़ाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसकी जगह हमें गाइड ये करना चाहिए कि ASHO पावर बढ़ाना है। जी, ASHO पावर कंटेन्स ऑल द 5 फैक्टर्स। एक आखिरी सवाल आज का चलते चलते, क्या ASHO चार्ट हमें मैरिज में भी कुछ
हेल्प करता है या इट्स ओनली फॉर करियर एंड प्रोफेशन? No, no, no. It helps in all dimensions of your life. Asho chart helps you in all dimensions of life, whether it is childhood, whether it is marriage, whether it is marriage of your kids, whether it is leaving the world, everything. एक तरह से ये मॉडर्न कुंडली ही हो गया, जैसे कुंडली देखकर सब कुछ बताया जाता था, शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कौन सा ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है। Correct. Correct. इसी तरह का ये सिस्टम है, लेकिन इट इज मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड एंड self proven technology. It actually belongs to a self proven technology era. That is, anybody can prove it. You don't need to be a specialist for it. You can learn this and you can understand it and you can prove it yourself that हाँ ये ठीक है जी. So these are based on self-proven technologies. Yeah. Astro chart is something which at least our corporate world should adopt first. जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सबसे मेजर प्रॉब्लम एम्प्लॉय को हैंडल करने में आती है, अच्छा बंदा है काम करने वाला, वो छोड़ जाएगा कंपनी या ज्यादा सैलरी मांगेगा या मांगेगी। जो बेकार के लोग हैं वो एक्चुअली बर्डन है प्रोजेक्ट पे और कंपनी पे। तो इस तरह की समस्याओं को हम एस्ट्रो चार्ट के थ्रू कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं एंड ऑल द रिक्रूटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एस्ट्रो चार्ट एंड एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इज आल्सो पॉसिबल थ्रू दिस एस्ट्रो चार्ट। तो इसके बारे में आज जो आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की एजुकेशन का जो प्राइम पर्पस है, दे कैन हैव अ गुड लाइफ, ये हम चाहते हैं। तो दैट इज ओनली पॉसिबल जब हम उन्हें एस्ट्रो चार्ट के बारे में अवेयर कराएं, ज्योतिष सिखाएं, अपना एस्ट्रो चार्ट पढ़ना सिखाएं, उसको मेंटेन करना सिखाएं। तो अश्विनी जी, आज के केतु विज्ञान में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और कल फिर आपसे बातचीत केतु विज्ञान के माध्यम से। प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्ण। जय कृष्ण। सक्सेस, सफलता शब्द सुनने में अच्छा लगता है लेकिन मिलता मुश्किल से है। आसान है, डायरेक्ट है, कंफर्म्ड है अगर आप एस्ट्रो चार्ट को साथ लेकर चलते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने एस्ट्रो चार्ट को जानें, समझें, उसे पढ़ना सीखें और अपने एस्ट्रो चार्ट को मेंटेन करना सीखें। अपनी एस्ट्रो पावर पुट टुगेदर, सारे कंपोनेंट्स को हम एस्ट्रो पावर कहते हैं। अपनी एस्ट्रो पावर को मेंटेन करें, बढ़ाएं, सो दैट आपकी हर एस्पेक्ट में सक्सेस रेट इंप्रूव होता जाए। लाइफ में लग्जरी पाना इम्पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल विच आर सेल्फ प्रूवन टेक्नोलॉजीज, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज विच आर इनोवेटेड बाय कुशनाकर भैया दिल्ली वाले, और जिन पर ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं निधि कंसल अनुज, दिल्ली की ऊर्जा कृष्णिष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर, निश्चल सूर्य मंदिर अम्बाला से। प्रणाम।